नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। बांग्लादेश में एग्जैक्टली क्या चल रहा है यह शायद किसी को नहीं पता है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश को लेकर बातचीत हो रही है। कई देशों से यह बयान आया, भारत से भी बयान आया कि वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वहां पे अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ खास तौर पर हिंसा हो रही है। ये सारे बयानात हम लगातार पढ़ते रहते हैं, वीडियोस दुनिया भर के आते रहते हैं। उन वीडियोस के बारे में समझ में नहीं आता कौन से सच हैं, कौन से झूठ हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस का जब फैक्ट चेक हुआ तो मालूम चला कि गलत चीज वहां पर दिखाई जा रही है, कहीं और की घटना को वहां की घटना बताया जा रहा है। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि वहां पर जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद वहां हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। ये जो तख्ता पलट हुआ, अब खुल के बात सामने आ चुकी है कि अमेरिका का इसमें हाथ था, और इस तख्ता पलट के बाद वहां राइट विंग पॉलिटिक्स के बहुत ज्यादा मजबूत हो जाने की बात भी सामने आई है। ये ऐसी बातें हैं जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता। वैसे पूरे साउथ एशिया में ऐसा लगता है राइट विंग लगातार मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान में वहां के अल्पसंख्यक परेशान हैं, हिंदुस्तान में यहां के अल्पसंख्यक परेशान हैं, और अब बांग्लादेश के बारे में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भी परेशान हैं। चिन्मय कृष्णदास पर आऊं उसके पहले एक बात बतानी जरूरी है। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद जो हिंसा हो रही थी उसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की थी कुछ पत्रकारों से जो यहां से गए थे, कुछ वहां जो लगातार लिखा पढ़ा जा रहा था उससे, और समझ में यही आता है कि सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई या सबसे ज्यादा टारगेट किया गया वो जो पूर्व प्रधानमंत्री थी जो आजकल भारत में हैं, शेख हसीना वाजेद, उनकी पार्टी के जो समर्थक थे उन समर्थकों के ऊपर हिंसा हुई, और उन समर्थकों में हिंदू भी काफी थे। ये तथ्य उस समय आया था और ये मैंने अपने ट्विटर और बाकी जगहों पर लिखा भी था। लेकिन उसके बाद से कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया है, मुसलमान भी निशाना बनाए जा रहे हैं, और कुल मिलाकर अमेरिका ने तख्ता पलट करके बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी हलचल पैदा की है जो फिलहाल शांत होती दिख नहीं रही। आज जो मुझे बात करनी है वो चिन्मय कृष्णदास पर बात करनी है, क्योंकि भारत में चिन्मय कृष्णदास को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है। यहां तक कि भारत का जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके नेताओं ने भी बाकायदा बयान जारी किया चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद, और ये मामला हिंदू मुसलमान, ये मामला भारत बनाम बांग्लादेश वगैरह बनाने की कोशिश की गई। राइट विंग ट्राल्स को छोड़ देते हैं, राइट विंग ट्राल्स का तो काम ही यही है इसको ढूंढ ढूंढ के प्रचारित करना, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने चिन्मय कृष्णदास को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। अब चिन्मय कृष्णदास के बारे में जब आप रिसर्च करना शुरू करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, तो पता यह चलता है कि इस्कॉन से उनको कई साल पहले निकाला जा चुका है। इस्कॉन के बारे में आप जानते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस इसको कहते हैं, इस्कॉन शॉर्ट में कहते हैं। दुनिया भर में इसके मंदिर हैं, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहा जाता है। उन्होंने इसकी 1966 में 1966 में नींव रखी थी। पहले अमेरिका में मंदिर बना, फिर वृंदावन में मंदिर बना, और फिर देश दुनिया में तमाम सारे इसके मंदिर बने, और इसकी शाखा जो है वो बांग्लादेश में भी है, जिससे चिन्मय कृष्णदास जुड़े हुए थे। अब चिन्मय कृष्णदास के बारे में इस्कॉन ने अभी बयान दिया और वो लेटर भी मिला जिसमें उनको निकाले जाने की सूचना है। इस लेटर को बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है। जब आप इस लेटर को, जिसमें उनको निकाला गया था, या कह सकते हैं कि उस समय जो लेटर जारी किया गया था उनको निकालने के लिए, जब उस पर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो समझ में यह आता है कि इनके ऊपर बहुत जबरदस्त आरोप लगा था, बहुत भयानक आरोप लगा था, और वो आरोप था छोटे बच्चों के साथ, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार। अब आप समझ सकते हैं कि जिस चिन्मय कृष्णदास को लेकर इतना शोर मचा हुआ है उसके बारे में उसी की संस्था इस्कॉन ने जब उसको निकाला था तो ये आरोप लगाकर निकाला था, और जाहिर तौर पे आरोप लगते ही नहीं निकाल दिया गया होगा, जांच की गई होगी, जांच में कुछ चीजें सामने आई होंगी, और उसके बाद ये पता चला होगा कि वो चाइल्ड अब्यूजर हैं, और इसी के चलते उनको संगठन से निकाल दिया गया। तो ये इनके बारे में एक बात जो पता चलती है, और इसके बाद इनके ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई। मंदिर में ये आ नहीं सकते थे, 18 साल से कम लोगों के साथ इनका मेल जोल बंद करा दिया गया, और एक तरह से आप समझ लीजिए
कि जैसे कहते हैं ना हुक्का पानी बंद करना, तो इस्कॉन ने इनका हुक्का पानी बंद कर दिया था। ये हैं चिन्मय कृष्णदास, ये इनकी पर्सनालिटी है। ये बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, इस्कॉन में शामिल हुए, और एक कोई पीठ भी है जहां के ये सर्वे सर्वा हैं। भारत में भी बहुत सारी पीठें हैं, बहुत सारी पीठों के सर्वे सर्वा हैं, तो चिन्मय कृष्णदास वहां पर एक पीठ के भी सर्वे सर्वा हैं। अब आते हैं अभी हाल की घटना में कि चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार क्यों किया गया। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके ऊपर आरोप यह लगा हुआ है कि इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज की बेहुरमती की और ऐसे बयानात दिए जो देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, भारत में भी होता ही रहता है, किसी से अगर दुश्मनी है, किसी को अगर जेल में डालना है तो उसको देशद्रोह के अपराध में डाल दिया जाता है, देशद्रोह का अपराध उसके ऊपर लगा दिया जाता है। अगर अभी की बात करूं तो जुबैर अहमद जो फैक्ट चेकर है, उसके ऊपर भी इलाहाबाद में ऐसा ही आरोप लगा है। डासना के जो यति नरसिंहानंद हैं, उनका वीडियो जिसमें वो जहरीली बात कर रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, वो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था। अब देखिए, जो नफरत फैला रहा था यति नरसिंहानंद, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, लेकिन जुबैर के खिलाफ राजद्रोह जैसे मुकदमे लगाए गए। ये कहा गया कि समाज के अंदर जो है ये वैमनस्य पैदा कर रहे थे, यानी जो अपना वीडियो बनाता है, जो जहर उगलता है, वो वैमनस्य नहीं फैला रहा, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर लगा के जो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। तो हमारे यहां भी अल्पसंख्यकों को जब फंसाना होता है, 100 नाम यहां पे गिनाए जा सकते हैं, देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। क्या हुआ उस घटना में, क्या नहीं हुआ, यह हम नहीं जानते हैं। कि आरोप यही है कि 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में कोई सभा उन्होंने की थी और वहां पर बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान किया था, और इसके बाद उनके ऊपर धाराएं वगैरह लगी हैं। और चिन्मय कृष्णदास सहित 19 लोगों के खिलाफ चटगांव की जो कोतवाली पुलिस है उसने राजद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह तो होता नहीं है, राजद्रोही कहा जाता है सेडिशन को, तो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। ये पूरा का पूरा मामला है। अब हमारे यहां शोर मच रहा है, और हमारे यहां ही शोर नहीं मच रहा है। ये ट्वीट जब आप देखते हैं, जो बांग्लादेशी हिंदुओं के संगठन का ट्वीट है, तो इस ट्वीट में सीधे भारत से डिमांड की गई है, भारतीय सेना के एडीजीआई से डिमांड की गई है कि वो हस्तक्षेप करे। अब ये ट्वीट सामने रखिए और जो मैं बातें कह रहा हूं उनको जरा शांति से सुनिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जब जुबैर के खिलाफ केस दर्ज करने की बात आई, अगर जुबैर उस समय एक ट्वीट लिखते और उसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश या सऊदी अरबिया या किसी भी मुस्लिम देश की आर्मी को हस्तक्षेप करने के लिए कहते, तो वो आपको कैसा लगता? अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो मेरा सवाल आपसे है कि आपको कैसा लगता अगर हमारे यहां किसी को गिरफ्तार किया जाता और वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया और इस तरह की कंट्रीज से मदद की मांग करता उसका संगठन, तो हमारे यहां क्या कहा जाता? हमारे यहां कहा जाता कि ये खाते यहां की हैं, गाते वहां के हैं, विदेशी हैं। हमारे यहां मुसलमानों पर यही आरोप तो लगाया जाता है भाई कि रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन बात पाकिस्तान की करते हैं। लेकिन चाहे उमर खालिद हो, चाहे शर्जिल इमाम हो, चाहे सैकड़ों ऐसे लोग हों जिनको जेलें हुई, कई लोगों को जमानतें मिली, कई लोगों को जमानतें नहीं मिली, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम संगठन ने कभी पाकिस्तान की सेना से, सऊदी अरबिया की सेना से या बांग्लादेशी सेना से मदद नहीं मांगी। वो मदद मांगते हैं तो यहीं के सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से मांगते हैं। जो तरीका है उससे वहां पर लड़ते हैं, किसी दूसरे देश से सपोर्ट मांगते हुए नहीं दिखते हैं। यहां क्या मामला है? यहां मामला है कि घटना है बांग्लादेश की। चिन्मय दास जिनकी बात हो रही है ये बांग्लादेश के नागरिक हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का उनके और उनके साथ 19 और लोगों के ऊपर आरोप लगा हुआ है। उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और मदद मांगी जा रही है भारत से। भारत मेरे लिए बहुत प्यारा है, आपके लिए बहुत प्यारा है, सारी जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भारत बहुत प्यारा है, लेकिन बांग्लादेश के लिए भारत विदेश है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान हमारे लिए विदेश है।
इसीलिए भारत में रहकर अगर कोई पाकिस्तान से मदद मांगेगा तो हम उसे कोई बहुत अच्छा नहीं समझेंगे, हमारे मन में उसकी इमेज खराब होगी और राइट विंग ट्रॉल्स तो खैर उसको पाकिस्तानी कह के पता नहीं क्या क्या कर देंगे। हो सकता है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में यह भी मसला जुड़ जाए। लेकिन यहां बांग्लादेश में रहते हुए भारत से मांग मांगी जा रही है और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह बार बार किया जा रहा है। और बांग्लादेश में जो भी चल रहा है, लेकिन जब इस तरह की घटना होगी, आप हर चीज में हिंदुस्तान की मदद मांगेंगे तो जाहिर तौर पर देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर आपकी इमेज ऐसी ही बनेगी कि आप रह तो बांग्लादेश में रहे हैं लेकिन मोहब्बत आपको हिंदुस्तान से ज्यादा है। ये एक पूरा का पूरा माहौल वहां पर बना है और इसका नुकसान हुआ है। अब आप देखिए, आप ये सोचिए कि नहीं सिर्फ अत्याचार हो रहा है, तो उसके साथ एक घटना आप और देख लीजिए। जब बांग्लादेश में अदालत ने, चटगांव की अदालत ने चिन्मय कृष्णदास को जमानत देने से इंकार कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया, तो उसी समय कोर्ट के परिसर में ही हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। अब ये जो हिंसक झड़पें हैं, ये सुरक्षा कर्मियों और जो हिंदू कार्यकर्ता आए हुए थे, यानी चिन्मय कृष्णदास के जो 7 लोग आए हुए थे, उनके जो चेले होंगे, उनके चाहने वाले होंगे, वो जो आए हुए थे, उनके बीच में हिंसक झगड़ा शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई। सारा कुछ जो आप सोच सकते हैं वो हिंसक झगड़ा शुरू हुआ और इस हिंसक झगड़े में सैफुल इस्लाम नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसको मार दिया गया, जो वहां पर असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर था। हालांकि हिंदुस्तान में इसको लेकर भी काफी खबरें फैलाई गईं। कहा यह गया कि सैफुल इस्लाम जो है वो उनका वकील था और उनके वकील को मार दिया गया। नहीं, उस घटना को भी ऐसे ही बताने की कोशिश किया गया कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। लेकिन कई अखबारों ने, बांग्लादेश के और हिंदुस्तानी अखबारों ने जब उसका फैक्ट चेक किया तो पता चला कि नहीं, इनके जो वकील हैं, यानी चिन्मय कृष्णदास के वकील हैं, वो दूसरे हैं, वो हिंदू वकील हैं। ये जो थे, इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, ये कोर्ट में थे और जो हिंसक झड़पें हुई हैं उसमें इनकी जान गई है। यानी सीधी सी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक तरफ से ही हो रहा है। अगर इतना कुछ है कि वहां पर झड़प हो रही है, उसमें एक मुस्लिम वकील की हत्या हो जा रही है, तो जाहिर है इस तरफ से भी सब कुछ अहिंसक नहीं चल रहा। हिंसा के इस माहौल में दोनों तरफ से हिंसाएं हो रही हैं, यह बात भी बहुत क्लियर है। दरअसल इस पूरे मामले में 17 लोगों के बैंक खाते फ्रीज किए गए थे। इस्कान के ऊपर बैन लगाने की मांग हो रही थी कि इस्कान को बैन कर दिया जाए, क्योंकि इस्कान जो है वो देश हित के खिलाफ काम कर रहा था। अब बांग्लादेश हाई कोर्ट में जब यह मामला गया इस्कान को बैन करने का, इस्कान के बारे में कहा गया कि यह एक धार्मिक कट्टरपंथी समूह है, तो फिलहाल बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, इस्कान पर कोई बैन नहीं लगेगा। तो यह भी जो खबर फैलाई जा रही है कि इस्कान पर बैन लगने वाला है, इसको भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि वहां इस्कान पर बैन नहीं लग रहा है। आखिरी बात, जो इस कड़ी की आखिरी बात है, वो ये है कि इस घटना को हम हिंदुस्तान से कैसे देखें। 2 तरीके से हम देख सकते हैं। अगर केवल हिंदू मुसलमान करना है तो हम ऐसे देख सकते हैं कि चिन्मय कृष्णदास जो है वो हिंदू हैं, उनको जेल में डाला गया है, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है, तो यह हिंदू विरोधी कार्रवाई है। हो भी सकता है। मैं यहां बैठकर कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला कि वो अपराधी हैं या नहीं अपराधी हैं, ना मैं ये कहने वाला कि हिंदू होने के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन दूसरी बात और एक संभावना इसी के साथ यह भी बनती है कि उन्होंने वाकई झंडे का अपमान किया हो, और अगर उन्होंने झंडे का अपमान किया है तो फिर वो सजा तो उनको मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। उम्मीद बस इतनी की जा सकती है कि वहां जिस कोर्ट में, चटगांव के जिस कोर्ट में यह पूरा का पूरा मुकदमा चल रहा है, इसका फैसला हिंदू मुसलमान को ध्यान में रखे बिना वहां के कानून के हिसाब से हो। लेकिन फिर आप कहेंगे तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि इसके बाद जो न्यूज आई कि उनको खाना देने के लिए कोई एक सन्यासी गए हुए थे और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके खिलाफ वारंट नहीं था। यह घटना ऐसा बताती है, ऐसा इशारा करती है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब देखिए, आपको लगेगा आप ना इधर की बोल रहे हैं ना उधर की बोल रहे हैं। इधर की उधर की हर बार नहीं बोला जा सकता है और बोलना भी नहीं चाहिए। मैं बैलेंस में भरोसा नहीं करता।
मैं सीधे सीधे 3 तथ्य आपके सामने रख रहा था और वो तीनों तथ्य मेरे ख्याल से मैंने आपके सामने रखे। पहली बात कि चिन्मय कृष्णदास जो हैं वो कोई ऐसे पवित्र व्यक्ति नहीं हैं, उनको इस्कॉन से बाहर निकाला गया है एक बेहद गंभीर आरोप में, बच्चों के साथ दुराचार करने के आरोप में उनको निकाला गया है और इस्कॉन ने उनको बैन कर दिया है अपने यहां आने से, 18 साल से कम उम्र के लोगों से मिलने जुलने से। तो पहला तथ्य तो यह है। दूसरा तथ्य यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात बेहद खराब हैं। लगातार हिंसा की खबर आ रही है। एक खबर आई थी कि एक प्रिंसिपल थे यूनिवर्सिटी के, वाइस चांसलर या प्रिंसिपल, उनके कमरे में घुसकर उनसे कलमा वगैरह कुछ पढ़वाया गया, ये सारा कुछ किया गया। वो मुस्लिम ही थे, सेकुलर होंगे, कुछ चीज़ों के लिए शायद उन्होंने इजाज़त नहीं दी होगी, यूनिवर्सिटी के अंदर नमाज वगैरह पढ़ने की उन्होंने इजाज़त नहीं दी होगी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसके बाद उनको पद से हटा दिया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो जाहिर है कि बांग्लादेश में राइट विंग का उभार है और राइट विंग का जब भी उभार होता है पहली मार अल्पसंख्यकों के ऊपर पड़ती है। इसलिए वहां के हिंदुओं की रक्षा करना, वहां के हिंदुओं को सुरक्षित रखना वहां की सरकार की भी जिम्मेदारी है और उस अमेरिका की भी जिम्मेदारी है जिसने यह सरकार मोहम्मद यूनुस की सरकार बनाने में मदद की है। और भारत या कोई भी देश अगर इंटरनेशनल फोरम पर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की बात, उनकी सुरक्षा की बात करता है तो उसका उनको पूरा हक है। तीसरा तथ्य जो मैंने दिया वो फिर चिन्मय कृष्णदास से जुड़ा हुआ है कि जाहिर तौर पर जब वो गिरफ्तार हुए तो हिंदुस्तान में भी बहुत रिएक्शन हुआ, लेकिन जो उनके ऊपर आरोप है वो राजद्रोह का आरोप है, बांग्लादेश के झंडे की बेहुरमती करने का आरोप है और ये एक गंभीर आरोप है। इस आरोप में हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। हिंदुस्तान में भी अगर कोई तिरंगे के साथ बेहुरमती करता है तो जाहिर तौर पे हिंदू हो या मुसलमान वो गिरफ्तार होता ही है। तो अगर वहां मुकदमा चल रहा है तो देखना चाहिए कोर्ट क्या फैसला करता है। और आखिरी बात, दूसरे देश में अल्पसंख्यकों पर आवाज उठाना बहुत आसान काम है। यहां बैठकर यह कहना कि वहां हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है बहुत आसान है। मैं पूरी ताकत के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह हक मुझे तो है, यह हक है मुझे कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाऊं, क्योंकि मैं अपने देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी आवाज उठाता हूं। जब हिंदुस्तान में किसी मस्जिद की बात होती है, जब मुसलमानों के साथ कुछ अन्यायपूर्ण होता है तो मैं पूरी ताकत से आवाज उठाता हूं और मेरे जैसे हजारों लोग आवाज उठाते हैं। तो उन हजारों लोगों को तो यह हक है कि बांग्लादेश में भी माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाएं। लेकिन जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को दबाने के लिए, माइनॉरिटीज का अपमान करने के लिए, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार करने के लिए, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए दिन रात अभियान चलाते रहते हैं, दिन रात सोशल मीडिया पे मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उन्हें क्या वाकई हक है बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए? मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई हक है। अगर हम अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने का हमें क्या हक है? हम जब सवाल पूछेंगे तो पलट के हमसे पूछा जाएगा कि अपने देश का बताइए, आपके देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। कल करण थापर के साथ बातचीत का एक वीडियो था, दुष्यंत दवे का, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, और वहां दुष्यंत दवे हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के हालात पर बात करते करते फूट पड़े थे, रो पड़े थे। तो जब अपने देश में अल्पसंख्यकों का यह हाल है तो हम बाहर की बात क्या करें? भारत एक बड़ा देश है। भारत अगर एक बड़ी लकीर खींचता अपने अल्पसंख्यकों के लिए, अगर वो दुनिया को दिखाता कि कैसे अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चला जाता है, उनके साथ अन्याय नहीं किया जाता है, तो पूरे देश को हक होता बांग्लादेश पर सवाल उठाने का और बांग्लादेश के ऊपर उस सवाल का असर भी होता। जब थी हमारे पास ताकत, जब हमारी सरकारें वाकई निरपेक्ष थी, सबके साथ न्याय करती थी, तो ये मोरल पावर हमारे पास था। लेकिन आज तो अमेरिका से लेकर तमाम मुल्क हमारे देश के अल्पसंख्यकों पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो फिर हम किस मुंह से बांग्लादेश की आवाज उठाएंगे? और आखिरी बात, बांग्लादेश के हिंदुओं के जो संगठन है और हिंदू हैं उनके लिए, आप बांग्लादेशी हैं, आप नागरिक बांग्लादेश के हैं, आपने बांग्लादेश में रहना चुना था, और जब बांग्लादेश में आपने रहना चुना था तो यह आदत छोड़ दीजिए
कि कोई प्रॉब्लम आने पर आप इंडियन आर्मी को पुकारना शुरू कीजिए। पहली बात तो ये कि आपकी पुकार पर इंडियन आर्मी नहीं जाएगी। इंटरनेशनल रिश्ते अलग होते हैं। जहां से बांग्लादेश की सीमा शुरू होती है वहां इंडिया की सीमा खत्म हो जाती है, यानी इंडियन आर्मी का जो क्षेत्र है वो खत्म हो जाता है और इंडियन आर्मी के जाने का जो फैसला होगा वो कोई डीजीआई या कोई अधिकारी या कोई कर्नल नहीं लेगा, वो भारत सरकार लेगी। और भारत सरकार अगर ऐसा कोई फैसला लेगी तो वो बांग्लादेश में आक्रमण माना जाएगा, उसके इंटरनेशनल रेपरकशंस होंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत की सेना किसी भी रूप में बांग्लादेश के अंदर जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, यह बेहद जरूरी है। अगर यहां का पूरा आईटी सेल मिलकर भी आपकी आवाज उठाएगा तो कोई खास फायदा आपको होने वाला नहीं है। फायदा तभी होगा जब वहां के सेकुलर्स के साथ मिलकर आप साझा मोर्चा बनाइए। अगर वहां हालात खराब हैं, उनको बेहतर करने की दिशा में जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए। खुद को ईमानदार और देशभक्त बांग्लादेशी वैसे ही साबित कीजिए जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों से यह उम्मीद की जाती है। और आपकी जो भी लड़ाई होगी वो बांग्लादेश के अंदर लड़ी जाएगी। अगर विदेश से भारत आपके लिए विदेश है, अगर विदेश से आप बार बार मदद मांगेंगे तो आपकी जो स्टैंडिंग है वो बेहतर होने की जगह खराब होगी। ये मोटी मोटी बात थी जो मुझे बांग्लादेश पर करनी थी। मैं कतई दावा नहीं कर रहा हूं कि मैंने सारी बातें कर ली हैं, लेकिन जो जरूरी बातें थी वो मैंने की। आगे भी जब मुझे लगेगा कुछ जरूरी बातें हैं तो मैं बात करूंगा। हिंदुस्तानियों से, बांग्लादेशियों से, दोनों से मेरा एक ही आग्रह है कि अपने अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए काम कीजिए। गांधी जी कहते थे कि देश में शांति तभी हो सकती है जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की रक्षा करें। जो देश अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करता है, उनके साथ खराब व्यवहार करता है, वो देश कभी अमन के साथ रह नहीं पाता। यही बात मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से भी कह रहा हूं और यही बात मैं बांग्लादेश के मुसलमानों से भी कह रहा हूं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।